हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस कमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल्स के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी का आज ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे। फुल प्रैक्टिस होगा नए सिलेबस के अनुसार। 100 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी स्पेशल कंप्यूटर से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, साथ ही साथ हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, दिया गया है। पहला क्वेश्चन की वैदिक देवता जो इंद्र हैं, ये किसके देवता हैं? मतलब हवा के हैं, तूफान के हैं, वर्षा चक्रवात के हैं, या फिर अग्नि के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा। ठीक है, इंद्र जो भगवान है ये वर्षा के देवता हैं। ठीक है, वर्षा बरसाने वाले। ठीक है, या चक्रवात कह सकते हैं। तो ऋग वैदिक के लोग जो थे, वैदिक देवता हैं ये इंद्र। ऋग वैदिक की शुरुआत जब हुई तो उसके लोग जो थे, प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उसकी पूजा करते थे। ठीक है, जो प्राकृतिक शक्तियां थी, जैसे वर्षा होता था, ठीक है, हवाएं यानी बहुत तेज हवाएं, आंधी आती थी, तूफान आता था, या आग है, तो इसको जो है क्या था, मानवीकरण करके इसकी पूजा करते थे। जैसे वर्षा को या चक्रवात को इंद्र के रूप में माना जाता है। तो इंद्र जो होते हैं, इंद्र किसके देवता हो गए, फिर वर्षा के देवता हो गए। देवों की पूजा की प्रधान विधि क्या थी? स्तुति पाठ करना और यज्ञ में बलि चढ़ाना। ये जो है देवों के पूजा की जो है प्रधान विधि थी। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? तो वरुण थे। ठीक है, आर्यों के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? वो वरुण देवता थे। और इसके बाद लेकिन जब ऋग्वेद आया तो उसके रचना काल तक जो है इंद्र जो थे वो सर्व प्रमुख जो है देवता बन गए। और इंद्र जो थे युद्ध के देवता, दुर्गों को तोड़ने वाले, यानी कि इन्हें पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किलों को तोड़ने वाले, यानी इन्होंने एक असुरों के जो किले थे उनको तोड़ा। लगभग 100 किलो का 100 किले थे। ठीक है, 100 किला था जिनको इन्होंने जो तोड़ा था, तो इसीलिए इन्हें पुरंदर कहा जाने लगा इंद्र को। और वर्षा एवं चक्रवात के देवता माने जाने लगे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 रचनाओं की जो है रचना की गई। ठीक है, 250 2050 सॉरी 250 ऋचाओं की रचना की गई है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम बताना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीजक जो है किसके हैं? तो साकी शबद रामायणी, इसी के जो है संकलन किया गया है। ये कबीरदास जी के जो है रचनाएं हैं। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली इन्हीं की रचना है। सूरसारावली जो आता है, ठीक है, इन्हीं की पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और एक है साहित्य लहरी, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। विद्यापति जो है इन्होंने लिखा हुआ है क्या? तो कीर्ति लता इनकी याद रखिएगा। कीर्ति लता, कीर्ति लता जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। 1928 का बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, इसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सन 1928 में बारदौली जो गुजरात में एक स्थान है, जहाँ पे बारदौली जो है सत्याग्रह हुआ, वहाँ की महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया था। तो इस बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना गया है। और इसका जो है नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा। और ये एक जो था एक किसान आंदोलन था। और ये क्या हुआ, यह आंदोलन सक्सेसफुल रहा था, सफल रहा था। तो यहाँ की जो महिलाएं थीं, इन्हीं के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था, इसी बारदौली सत्याग्रह के माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का जो है विरोध किया था। ठीक है, और सफल होने के बाद जो है इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था। इन्हीं के मतलब यहाँ की जो महिलाएं थी उनके द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ पर मुलाकात किया था, ये बताना। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों के सम्मेलन से मिलने से हुआ था। कहाँ पर मिले थे? तो ये बॉम्बे में, तत्कालीन बॉम्बे, अभी इसका नाम बम्बई है। तो बम्बई में मिले थे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किसने जो है इसका जो है स्थापना किया था, उसका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है,
हुम ये अंग्रेज जो था, इसी के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ह्यूम ने जो है वायसराय, जो उस समय था डफरिन, उस समय डफरिन वायसराय हुआ करता था भारत का, तो इसी की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बनाया गया, तो डब्ल्यू सी बनर्जी बनाए गए थे। डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस के, ये पहले अध्यक्ष बने थे। जब पहली बैठक हुई तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। ठीक है, चंद्रशेखर जो आजाद थे, इनका जो है मुठभेड़ अंग्रेजों के साथ हुआ, तो ये वहाँ मतलब शहीद हो गए थे। उस जगह का नाम बताना है, तो उस जगह का नाम है इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज अभी कहा जाता है। वहाँ पर एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, जिसका भी नाम जो है इन्हीं के नाम पर हो गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो यहीं पर इनका पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हो गए थे। दिन कौन था, 27 फरवरी का दिन था, 1931वां साल था। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां यहीं के बाद जो है समाप्त हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था कब, मतलब कितना समय लगा था, बेसिकली ये बताना है। भारत के संविधान को लिखने में 2 वर्ष से अधिक समय लगे थे, किंतु 3 वर्ष से कम अवधि लगा था। जैसे 2 वर्ष एग्जैक्ट कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन, इतना समय लगा था भारत के संविधान को लिखने में। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो बहस की बात करेगा तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। कितना खर्चा आया था, मतलब कितना रुपया आया था संविधान के निर्माण में, तो 63,96,729। ठीक है, 63,96,000 उस समय 63,96,729 रुपये का जो है खर्चा हुआ था। उस समय ये बहुत भारी रकम माना जाता है। ठीक है, संविधान को जो है पारित कब किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया था। और इसीलिए संविधान को हर वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, हर वर्ष 26 नवंबर को, इसलिए संविधान। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है बेसिकली, तो इसका संबंध किससे आता है, तो ये 21 के ए में आता है, 21 के आ में आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और 19 अनुच्छेद जो 19 है उसमें क्या है, उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है लोगों को। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए कम से कम, अगर हम बात करेंगे तो 2/3 सदस्यों, जो पंचायत सदस्य उनका 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तभी आप हटा सकते हैं। आंसर डी ऑप्शन पार्ट करेक्ट है, डी पार्ट। ठीक है, चलिए दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा के इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध और इस साइड में जो है उत्तरी गोलार्ध। अपना भारत कहाँ पर है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अपना भारत कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चीन आता है, भारत अपना हो गया, इधर बांग्लादेश, नल्ला पाकिस्तान, इस तरीके से इधर आते हैं सभी उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अफ्रीका जो है ये आधा जो है किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, और आधा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की बात करें, सबसे छोटा दिन होता है उस दिन 21 जून को। ठीक है, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 21 जून को होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यही माना जाता है 21-22 जून को। तो 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहा जाता है 21 जून की स्थिति को। ठीक है, 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये हो गया भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, और ये हो गया कर्क रेखा। ठीक है,
और ये हो गया मकर रेखा। तो इस समय जो सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को, वो होता है उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में मतलब कि कर्क रेखा पर चमकता है। तो इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा वही चीज़। अब ये अगर हम बात करेंगे 21 मार्च के, तो 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा होने लगता है, रात्रि छोटी होने लगती है, और यहाँ गर्मी ऋतु का जो है आगमन हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय रातें लंबी होने लगती है और जो है दिन छोटा होने लगता है और शीत ऋतु होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून होगा। दोनों का सेम ही है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट की जब बात करेंगे तो आप इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप भूकंप की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भूकंप जो होता है पृथ्वी का कंपन, भूकंप मतलब पृथ्वी का कंपन, यानी कि ये एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर जो है भूकंप उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटें मानी गई हैं अंदर है, तो वो क्या होता है, उनका संचलन और शिफ्टिंग के कारण ये उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होते हैं? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होगा, शिफ्ट होगा, तब भूकंप आएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी निकेत जो है या फिर आला कह सकते हैं, इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को सर्वप्रथम ग्रीनेल्स महोदय थे, इन्होंने किया था प्रतिपादन इसका 1917 में। ठीक है, सन 1917 में। इसमें क्या है, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों उपजातियों की जो स्थानांतरणीय जो स्थानीय वितरण है व्यवस्था को इसी के माध्यम से जो है इन्होंने निरूपित किया था। निकेत का अर्थ होता है किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और संबंधों के उस योग से होता है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए जो है अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखिएगा कि ये इसकी संकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो गिरिनेल्स ने किया था 1917 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगेलमैन स्केल जो होता है इसका प्रयोग धुएं के जो धुआं है उसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम है 1972 वाला। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है जो वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है? ये भी जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। ब्लू कार्बन की बात करेंगे तो दुनिया के महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित जो स्टोर्ड कार्बन उसको कहा जाता है। तो महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा स्टोर्ड कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः इसमें से कौन सी प्रकार की मिट्टी? अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है खादर। बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी को कहा जाता है और खादर जो होता है नई मिट्टी को कहा जाता है, नवीन मिट्टी। ये क्या होता है, हर साल जो बाढ़ आता है जो मिट्टियाँ पड़ती हैं तो उसको खादर या नवीन मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, पुरानी मिट्टी मतलब कि जो एक बार कभी बाढ़ आया था और वहाँ पे जो है क्या है, बाढ़ हमेशा नहीं जाता है, तो वो हो जाता है बांगर मिट्टी। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इनमें से 1975 में कौन सा स्थापित हुए थे? तो वो है कतरनिया घाट। याद रखिएगा, बी पार्ट हो जाएगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहराइच में, ये 1975 में स्थापना हुई थी। किशनपुर जो लखीमपुर खीरी में हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ है? तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की जब बात करेगा तो 1979 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, तो डेट भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रायपुर जो दिया गया ये इस उत्तर प्रदेश में, इससे इस नाम का कोई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है। यद्यप अगर हम बात करेंगे तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना किया गया है।
रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया था? 1977 में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है कि इसका फुल फॉर्म बताना। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या होता है? एक SSD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होता है HDD। तो HDD की तुलना में क्या होता है? अधिक ये तेज होता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, और ये कुशल काम करने में होता है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं हुआ, और HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस में एक मूविंग पार्ट्स का उदाहरण है, तो वो HDD हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए, सर्च के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे उसमें? तो वो है F3। ठीक है, F3 का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कोई फाइल सर्च करना है तो उसके लिए F3 दबाएंगे। F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? F2 का प्रयोग लिखा था जो चयनित आइटम है उसका नाम अगर हमें बदलना है, ठीक है, नेम चेंज करने के लिए करते हैं F2 का। फंक्शन की जो है सभी से। F4 की अगर बात करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो में खुलने पर एड्रेस बार जो है शो करने के लिए, ठीक है, तो एड्रेस बार शो करने के लिए हम F4 का क्लिक करेंगे। F5 क्या है? F5 जो है एक्टिव विंडो जो चल रही है उसको रिफ्रेश करने के लिए क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ। और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन कब किया गया? तो 1972 में किया गया। ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले निदेशालय बना 1972 में, उसके 2 साल बाद पर्यटन विकास निगम बनाया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1960 में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनौला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अनौला तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये बरेली जिले में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये अगर देखें तो NTPC की ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, NTPC यानी कि राष्ट्रीय ताप निगम की। ये 7 उत्पादन इकाइयां और 36 निर्माणाधीन इकाइयां, तो इन्हीं में से एक अनौला है। अनौला या फिर इसको आंवला भी कहा जाता है। ठीक है, उसी को अनौला या आंवला। ठीक है, तो ये अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो मतलब इंग्लिश वाला सही हो जाएगा, हिंदी में इसको अनौला कर दिया, लेकिन है ये आंवला ही, आंवला की ही बातें कर रहा है। और ये किस प्रकार का संयंत्र है? गैस आधारित संयंत्र। चलिए, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में अगर देखा इनमें से तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो आगरा जिला हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी कब स्थापना की गई? वर्ष 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दीवाने आम निम्नलिखित में से निर्मित जो संगमरमर है कहाँ से लाया गया? दीवाने आम में जो संगमरमर लगाया गया, जो कि ये कहाँ है? ये आगरा जिले में स्थित है दीवाने आम। ठीक है, आगरा जिले में ये पड़ता है, आगरा के किले में ये स्थित है दीवाने आम। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये संगमरमर जो इसमें लगवाया गया वो शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी ये संगमरमर से निर्मित। और इसके लिए संगमरमर जो है कहाँ से लाया गया? मकराना से लाया गया। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? वो कौन सा स्तूप है? उसका नाम क्या है? तो वो है धमेक स्तूप। याद रखिएगा, बी पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। धमेक स्तूप पर जो है भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे और यहाँ पे ही पहला अपना उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा प्रदान की गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1833 में किया गया था। कब किया गया था? 1833 में किया गया था। आंसर क्या है? बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत इसमें कजरी हो जाएगा। ठीक है, कजरी है। कथक जो है नृत्य है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य भी है।
पंडित बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करना है, कौन हो जाएगा? तो शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कथक का इसमें से मूल निवासी कौन है जो शास्त्रीय नृत्य करते थे? तो कथक ही हो जाएगा। इसमें से हमें यही पहचान, शास्त्रीय नृत्य ही पहचाना था, तो कथक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कथक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर 28 का क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी बिक्री, उसका संरक्षण और प्रदर्शन सम्मिलित होता है, उसका प्रकाशन भी, उसका अभिलेखीकरण, लेकिन उसकी बिक्री जो है इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? धुरिया लोक नृत्य जो होता है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है। चलिए, बधाई कौन सी विधा? अगला प्रश्न बताना है। बधाई की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में, तो बधाई जो है ये क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ठीक है, ये क्या है? ये संगीत है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी जो पुस्तक है इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा जो यूपी पीएससी का है, ठीक है, तो इसका जो व्यय है इसको किस पर भारित होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये भारत की संचित निधि पर जो है यहाँ से होता है, यहाँ से दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन था, जो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन, बी पार्ट में दिया गया है। ये 1947 से लेकर 1950 तक रहे थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ट्रिकल डाउन प्रभाव। ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रिकल डाउन प्रभाव क्या है? तो ये जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था का वो सिद्धांत है जिसका उपयोग इस विश्वास का वर्णन करने के लिए करते हैं कि यदि उच्च आय वाले लोगों के वेतन में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों को लाभ होगा, क्योंकि उनकी बढ़ी हुई आय और संपत्ति समाज के सभी वर्गों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ट्रिकल डाउन प्रभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए आयकर कटौती से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है इनमें से? यहाँ पे देखिए, सामाजिक विकास के मानक या प्रतीक जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य है, लैंगिक समानता है, जीवन स्तर है, पोषण है, और सुरक्षित आवास, पेयजल, रोजगार हो गया, नागरिक भागीदारी हो गई, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के तलाक, महिलाओं के लिए ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त होता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे संविधान के भाग 9 की, ठीक है, संविधान के भाग 9 की बात करेंगे, उसमें अनुच्छेद 24 के ट में ये बातें कही गई कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग के लोगों को तक दिया जाता है? तो ये जो रुबेला टीकाकरण अभियान है, खसरा रुबेला, 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों और किशोरों को दिया जाता है, तो 9 माह से 15 वर्ष हो जाएगा, आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय यह मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कभी स्थापना हुई 2018 में, इसको मुख्यालय को मद्रास से वल्लभगढ़, अब अभी अगर कर दिया गया तो हरियाणा कर दिया गया इसका। ठीक है, हरियाणा में वल्लभगढ़ स्थान है जहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया मार्च 2018 में। संक्षिप्त, तो अगर चेन्नई मद्रास नहीं मिलेगा तो आपको हरियाणा वल्लभगढ़ लगाना है। चलिए
संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। संक्षेपण, अब देखिए संक्षेपण मतलब कि संक्षिप्त में, शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने शब्दों में लिखा जाए, तो कोई भी चीज विस्तार रूप से लिखा है, अगर व्याख्या है, वक्तव्य है, पत्र व्यवहार है, ठीक है, इसके लेख है, तथ्य हैं, और उस निबंध हो गया, तो उसमें क्या है कि ऐसे निर्देशों को जो है संक्षेपण कहा जाता है, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग करके सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों का एक संक्षिप्त संकलन किया जाए, ठीक है। तो संक्षिप्तता जो है संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण को क्या है, सामान्यतः जो मूल चीजें हैं, ठीक है, तो उसका जो है तृतीयांश मतलब एक तिहाई शब्दों में लिखा जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, एक तिहाई शब्दों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं। संयुक्त स्वर, अब हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर हैं, ठीक है। जो अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के स्वर हैं। तो एक है ह्रस्व स्वर आ जाता है पहला। ह्रस्व स्वर में आपको 4 स्वर मिल जाते हैं। ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो है आपके ह्रस्व स्वर हो गया। दूसरा उसमें आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपको मिल जाते हैं 3, कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपको जो है 4 मिल जाएंगे, ए आए, ओ और आओ, ठीक है, ओ और आओ। तो इस प्रकार यहाँ पे संयुक्त स्वर में ए आए ओ आओ होता है, लेकिन बड़ा ऊ जो है आपका दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो विराम चिन्ह दिया गया इसका नाम क्या है, ठीक है, कोष्ठक में जो दिया गया इसका नाम क्या है। तो ये जो कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में जो दिया गया इसका नाम होता है अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम देखें यहाँ पे योजना विराम चिन्ह, योजना विराम चिन्ह कोई ऐसी विराम चिन्ह होता नहीं। अल्प विराम चिन्ह की बात करेंगे तो ये होता है एक सिंगल कॉमा, इसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम चिन्ह कहते हैं हिंदी में। निर्देशक चिन्ह ये हो जाता है, ठीक है। योजक होता है, एक योजक होता है, योजक चिन्ह भी डैश ही होता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह दोनों डैश ही होता है, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल में कुछ काला, इस वाक्य में कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कुछ शब्द में सर्वनाम, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ से क्या डिफाइन हो रहा है, यहाँ मतलब आपको ये पता है कि अनिश्चितता की बात है, कुछ है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, अच्छा, हाँ, ठीक, ये तीनों शब्द किस विस्मयादि बोधक अव्यय में सम्मिलित है। अब अव्यय है और विस्मयादि बोधक, अब विस्मयादि बोधक के अंदर मतलब अंतर्गत ये किस विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उन्हें विभक्ति कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भेद बताना है। चलिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भेद की जब बात करेंगे तो देखिए कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। एक होता है विकारी कृत प्रत्यय और दूसरा होता है अविकारी कृत प्रत्यय। अविकारी कृत या फिर अव्यय, अविकारी या अव्यय कृत प्रत्यय हो गया, ये आपके हो जाते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। तद्धित प्रत्यय के भेद तो 5 है टोटल, ठीक है। तद्धित प्रत्यय कितने हैं, 5 है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो 5 में पहला आ जाता है कृतवाचक, दूसरा आ जाता है भाववाचक, तीसरा आ जाता है ऊनवाचक और चौथा आ जाता है संबंधवाचक और पांचवा आ जाता है विशेषण, ठीक है। तो ये हो जाता है तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 कहीं है नहीं, तो ये ऑप्शन जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों का असंगत विकल्प बताना, इसमें से कौन सा गलत है। घर, घर की बात करें, घर का धाम होता है, ठीक है। निलय होता है, ये आलय सही है, ठीक है। क्षेम जो है दिया गया है यहाँ पे क्षेम, तो क्षेम जो है क्षेम, दक्ष, निष्णात, पटु, निपुण और कुशल, ये सभी क्या है इसके पर्यायवाची होता है कुशल का। फिर है देवपगा, त्रिपथगा, देव नदी, सुरधनी, ये सभी क्या है गंगा का पर्यायवाची हो गया। इसके बाद वैश्रवण, यक्ष, धनेश, हरसखा, ये सभी कुबेर का पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पे क्या है कोई भी असंगत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरण ये कहते हैं। यहाँ पे ए पार्ट रखा है, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंक में भरना एक मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या है। अंक में भरना मतलब कि गले लगाना, क्या है इसका अर्थ होता है गले लगाना। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। मारवाड़ी बोली जाती है क्या,
मारवाड़ी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। मेवाती जो दिया गया ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये दोनों बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। और अवधी और बुंदेली ये दोनों बोली आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 डी में दिया, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब शुरुआत किया? 2 अक्टूबर 1952 से शुरुआत किया गया। ये सर्वप्रथम जो लागू किया गया था 55 विकास खंडों में लागू हुआ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब करंट अफेयर देख लेते हैं कि भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 के किस अटैक हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप को जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया है? वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अपाचे AH-64E। ठीक है, अपाचे AH-64E एक अटैक हेलीकॉप्टर है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुनामी की उत्पत्ति के कारणों में सम्मिलित नहीं है? सुनामी की बात करें, भूकंप, ज्वालामुखी, सूर्य चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण, अंतःसागरीय भूस्खलन, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो दिया गया है, माफ करिएगा, डी ऑप्शन ना हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सुनामी की उत्पत्ति के कारणों में सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये सुनामी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपके आ जाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक इनमें से नहीं है? तो एक्सेल में फार्मूला के 3 मुख्य घटक बनता है। पहले उसमें आ जाता है गणितीय ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस जोड़ घटाव ये सब आ जाता है। फिर इसमें दूसरा आ जाता है आपका वर्कशीट फंक्शन, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, इसमें वर्कशीट फंक्शन हो जाता है। फिर आ जाता है सेल रेफरेंस, जिसमें आपका जैसे $1 है करके इस तरीके से, तो ये सेल रेफरेंस आ जाता है, ये भी हो जाता है। पिक्चर इसमें कोई जो है फार्मूला जो है घटक नहीं होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स के शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल्स जो है ये क्या करती है? ये जो है डॉक्यूमेंट्स में शीर्षकों के आधार पर सामग्री की जो है तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? दिशा निर्देश के लिए तो यहाँ पे मैप हो जाएगा। ठीक है, मैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जीपीएस टेक्निक की सहायता से। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है मीराकास्ट। मीराकास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले टेक्निक है जो मोबाइल डिवाइस या टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। ठीक है, मीराकास्ट के माध्यम से हम स्क्रीन को शेयरिंग कर पाते हैं। मीराकास्ट जो है 1080 पिक्सल HD वीडियो 5.1 सराउंड साउंड का जो है समर्थन करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग का क्या होता है? संभव हो पाता है। तो डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है? बैंक शाखा में तो यहाँ पे हो जाएगा IFSC। ठीक है, जिसको हम कहते हैं IFSC। ये जो कोड है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका नाम है, जो कि एक यूनिक कोड होता है जिसे RBI के द्वारा प्रत्येक बैंक की शाखा को दिया जाता है। ठीक है, तो RBI देती है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये सभी जो है नेफ्ट हो गया, RTGS है, IMPS है, इन सभी में जो है फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वॉइस चैट सिस्टम का इसमें से एग्जाम्पल नहीं है? गूगल मीट है, जूम भी होता है, एप्पल फेस टाइम भी है, फेसबुक नहीं। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया है। फेसबुक जो है सोशल मीडिया, यहाँ पे जो है आप वॉइस चैट सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट वेब फाइल फॉर्मेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये डॉट वेब जो एक्सटेंशन है नाम है, और ये किसका नाम है? ध्वनि का नाम है। ठीक है, ये वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, वेब होता है जो कि एक ऑडियो फाइल प्रारूपक है। तो यहाँ पे ध्वनि या ऑडियो इसका हो जाएगा आंसर, इसका ए पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? ठीक है, ये घुसपैठियों के द्वारा मेलवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है। तो ये होता है, इसे निश्चित फाइल या उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख या समय पर ट्रिगर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जाता है। ये निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभाषित अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा
सभी, तो बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का बड़ा हिस्सा जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जावा यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जिसमें से कुछ सी में जो है कुछ मूल कोड और कमांड लाइन यूजर्स को जो है सेल स्क्रिप्ट के रूप में भी लिखा गया है, तो जावा और सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राइमरी पर्पज को कंप्यूटर क्या है? तो डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। प्रसंस्करण मतलब कि प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है। इसके बाद पुनर्प्राप्ति मतलब कि रिट्रीवल करना भी होता है, तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? हार्ड ड्राइव है, रोम है, रैम है, ठीक है, या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर फ्लैश मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण इसमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, जिसको कहते हैं रैम। ये एक वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जब ऑफ होता है, कट करेंगे तो इसका सारा डेटा खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? वोलेटाइल, ठीक है। एक अन्य उदाहरण कैश मेमोरी भी है, ठीक है। कैश मेमोरी किसका उदाहरण है? तो ये भी आपका वोलेटाइल मेमोरी का ही उदाहरण है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IPv4 में आईपी एड्रेस का साइज कितना है? IPv4 में जब पूछेगा तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन 32 बिट का होता है। कितना होता है? 32 बिट हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, किण्वन प्रक्रिया के दौरान चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सी सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है इनमें से? तो वो जीव जो है उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय कवक, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है चीनी का किण्वन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट करेक्ट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में ट्रिप्स समझौता किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो ट्रिप्स समझौता क्या है? ट्रिप्स मतलब क्या है? ट्रिप्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, जो कि ये WTO के द्वारा संचालित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं, इसके द्वारा संचालित होता है। और ये जो है क्या करता है कि जो कुछ WTO के जो सदस्य हैं, तो ट्रिप्स समझौता जो है WTO के सदस्यों के बीच बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए क्या है? न्यूनतम मानक तय करता है। WTO की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसी दिन से ट्रिप्स भी लागू हुआ था, ठीक है। ट्रिप्स समझौता भी लागू हुआ था। इसमें टोटल अभी देखा जाए तो 166 सदस्य हो गए हैं WTO में। और इस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस हेडक्वार्टर जो है ये जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, तो यहीं पर इसका हेडक्वार्टर बना है। WTO जो है के साथ ये जो है संचालित जो होता है ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्स समझौता जो है 7 श्रेणी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो है ये संरक्षण करता है, और ये 7 श्रेणियों में काम करता है। जैसे पहला हो गया पेटेंट, हो गया, पेटेंट का काम करता है। दूसरा कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तीसरा इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें तो GI टैग इंडिकेशन जो है ये भी इसी के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। औद्योगिक डिजाइन हो गया, इसी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट हो गया, और व्यापार रहस्य, ठीक है, व्यापार रहस्य ये भी इसी के द्वारा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है और ट्रिप्स समझौता के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राज्य आपदा मोचन बल, ठीक है, राज्य आपदा मोचन बल पूछा गया है। राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य आपदा जो मोचन बल है, इसका मुख्य कार्य है आपदा के समय खोज करना, बचाव करना और राहत का काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? SDRF की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल की मापनी भूकंप के किस तीव्रता तक किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता अगर देखा जाए तो रिक्टर स्केल की पैमाना के अनुसार 0 से 10 तक के अंक तक के मध्य होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भार OS जैसी OS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भार OS जो है स्वदेशी OS है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS, इसका विकास भारत की डिजिटल संप्रभुता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यहाँ पे डेटा साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता इसका जो है मेन उद्देश्य है, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के पास निधि के स्रोतों में क्या सम्मिलित है? ठीक है, पंचायतों के पास निधि के स्रोतों के लिए बात में तो 3 मुख्य स्रोत होते हैं। पहला उसमें क्या होता है?
राजस्व के उनके अपने स्रोत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों से मिलने वाली अनुदान सहायता हो जाती है, विवेकाधीन या योजना आधारित निधियां हो जाती है। तो ये सभी जो है तीनों मुख्य रूप से स्रोत के रूप में का शामिल है। तो आंसर डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2010 में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग तकनीक किस क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है इसका जो है सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उसका पहचान करने के लिए करते हैं। कृषि हो गया उसमें प्रयोग करते हैं, वन है, पर्यावरण निगरानी है, मैपिंग हो गया, आपदा प्रबंधन और सैन्य आदि क्षेत्रों में करते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी चीजों में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? अब लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर रूप से फैला हुआ है। तो इसमें सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है पीर पंजाल पर्वतमाला। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण को कम करने, खरपतवार की वृद्धि को प्रतिबंधित करने, मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए पौधों के अवशेषों, पुआल, पत्तियों या प्लास्टिक की फिल्म जैसी सामग्रियों के साथ मिट्टी की सतह को ढकने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माल्चिंग करना। क्या कहते हैं इसको? माल्चिंग करना। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रूड जन्म दर कहा जाता है या फिर अशोधित जन्म दर कहा जाता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताना सितंबर 2025 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, यह चर्चा रहा था, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड द बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, ये भी सही है। ये इसकी मान्यता जो है चीन के हांगझोउ में आयोजित 5वें विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सम्मेलन में किया गया है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर जो सही है तीनों सही प्रति में से, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2025 को किसने भारतीय पहल का शुभारंभ किया? ठीक है, 2 सितंबर को भारतीय पहल 2025 को भारतीय पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है एपीडा के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। एपीडा मतलब प्रसंस्कृत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो कि ये शुरुआत किया गया इसी के द्वारा भारतीय पहल का शुभारंभ किया गया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बिहार में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार में इसका आयोजन किया गया था, बिहार एवं नई दिल्ली में 2 जगह पर हुआ था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो था वो क्या था? पहले स्थान पर था, ठीक है। महाराष्ट्र जो था पहले स्थान पर आया था और हरियाणा जो था वो दूसरे स्थान पर आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली के.वी. राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था ये बताना, ठीक है। के.वी. राबिया का संबंध किस स्थान मतलब किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर अगर 80 की बात करेंगे तो ये केरल से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सरहुल महोत्सव की जब बात करेंगे तो ये मनाया जाता है झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो झारखंड यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे जो जनजात हैं, हो जनजात है, मुंडा जनजात है, इन्हीं के द्वारा जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में जो है शामिल किया गया? ये मिशन जो था कब चलाया गया? तो मई 2005 में इसको जो है शुरुआत किया गया था। जो है तो उस समय जो योजना चल रही थी वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 10वीं पंच, क्योंकि इसका जो कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी ऑप्शन। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली वो 7 से लेकर 12 और 12 से लेकर जो है 17 तक जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? तो अवशेष को कहा जाता है सकल प्राथमिक घाटा। क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक घाटा। आंसर ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
अब जब 1980 में किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन पहली बार कब किया गया था? 1969 में। 1969 में पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को, और तब 14 बड़े बैंकों को, निजी बैंकों को जो है किया गया था राष्ट्रीयकरण। तो ये पहली बार 14 किया गया था, बाद में फिर 6 किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की जब बात करेगा तो कृषि हो जाएगा। यहाँ पे कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण और उद्योग ये सभी सेकेंडरी मतलब द्वितीय क्षेत्र के हिस्सा हो जाते हैं। होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर, सेवा क्षेत्र ये सभी तृतीयक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? विपणन संस्था मतलब कि मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें से कौन सा हो जाए? तो दिए गए विकल्प में अगर देखें तो सेल जो है क्या है? एक विपणन संस्था है। इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भूदान आंदोलन की शुरुआत जो था यह किया गया था 1951 में शुरुआत, और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? पोचमपल्ली, तेलंगाना। तत्कालीन मतलब जब शुरुआत किया गया तब आंध्र प्रदेश में हुआ था, अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो ये स्थान पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कब लागू होता है, मतलब किस अनुच्छेद के दौरान लागू होता है? तो ये लागू किया था अनुच्छेद 359 के तहत। आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक कंप्यूटर में सॉलिड स्टेट ड्राइव का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एसडीडी का उद्देश्य क्या है? एसडीडी की बात करेंगे तो तीव्र डेटा एक्सेस गति प्रदान करने में इसका जो है प्रमुख स्थान है। इसका तीव्र गति प्रदान करना होता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे डेटा सेंटर हब का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा डेटा सेंटर हब का मुख्य उद्देश्य है राज्य को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी 90 से लेकर और 95 तक क्वेश्चन आपका जो है ये पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट से, तो इसको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्क्रिप्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।